अच्छा, वैसे तो इर्द-गिर्द से अस्सलाम वालेकुम जी, एक तोहफा सुबह सुबह एक तोहफा तो दे देना। मैं कह रहा था कि इर्द-गिर्द से ज़रा टेंशन वाली खबरें ही आ रही हैं आजकल हमारे, क्योंकि आपको पता है जो झड़पें हमारी अफगानिस्तान के साथ चल रही हैं उसमें 48 घंटे के लिए सीज फायर हुआ है। होपफुली इट वुड होल्ड, लेकिन हम अच्छी खबरें ढूंढते हैं। आपको पता है हम 10 साल से यही कर रहे हैं। तो हुकूमत ने जी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। कमी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत हो गई है इस कमी के बाद 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर। डीजल की नई कीमत हो गई है 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर। मट्टी के तेल की नई कीमत हो गई है 181 रुपए 71 पैसे फी लीटर। तो ये हो गई हमारी तरफ से एक गुड न्यूज इन द मॉर्निंग। ऑल्दो ऑब्वियसली हुकूमत ने की है, लेकिन बता तो हम ही रहे हैं ना आपको। अच्छा, दूसरी गुड न्यूज भी आ ही जाती और वो आती हमें आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में से, जहां हम तारीख में पहली मर्तबा इंग्लैंड की टीम को हराने के बहुत करीब थे, लेकिन बारिश हो गई। अच्छा, बारिश भी होगी और मेरे कुछ एतराजात हैं। हाँ। बारिश हुई, उसके बाद इंग्लैंड की टीम वापस आई, उनको 6 ओवर्स जो हैं वो दिए गए। भाई जब आपको पता था ये बारिश का मौसम बना हुआ है तो आपने उनको क्यों 6 ओवर्स दिए? आपको चाहिए था कि आप पाकिस्तान पूरा डीएलएस करें और दोबारा से रीकैलकुलेट करें एंड आस्क द पाकिस्तानी गर्ल्स टू कम एंड प्ले व्हेन यू न्यू कि ये तो पोर होने ही वाला है। तो इससे मुझे जरा और आपको तो पहले ही पता था, एक घंटे की प्रेडिक्शन आपके पास फोरकास्ट होती है, तो फिर आप 20 ओवर्स तक पहले ये मैच महदूद कर देते। अच्छा, इसको भी साइड पे रख दें। पाकिस्तान जीत गया भाई अपना टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सो दैट इज ह्यूज। एक्चुअली यू नो व्हाट, इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है, तो लिहाजा जीत तो हम गए हैं। ने माशाल्लाह शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है। शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें ली हैं, ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो इस पे हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे और प्रेसिंग इशूज हैं उस पर भी डिस्कशन हो जाए। अफगान तालिबान रजीम और टीटीपी के कारिंदों को पाकिस्तानी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी महंगी पड़ रही है। होपफुली ये जो सीज फायर दोस्त ममालिक की इंटरवेंशन के बाद हुआ है और पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था, मतलब ये भी हो रहा है साथ साथ। ये होल्ड करेगा। वो तो खैर बहुत बातें कर रहे हैं, वो तो एक अपना ही टैंक पाकिस्तान का बनाकर दुनिया को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी साख्ता टैंक है जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना है नहीं। खैर, अफगानिस्तान के शहरों में फितना और ख्वारिज के ठिकानों को तबाह बर्बाद हम कर रहे थे और ये सिलसिला जारी रहा। भारी तोपखाने का भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा, और 250 से ज्यादा हलाकतों के बाद आपको ये भी बता दें कि 250 से ज्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान रजीम सीज फायर की दरख्वास्त पर मजबूर हो गई और वजारत खारजा के मुताबिक 2 दिन के लिए आर्जी जंगबंदी हो गई है। अब 48 आवर्स। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल और कंदाहार शहर में अफगान तालिबान रजीम और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई की। और यही नहीं, पाक फौज ने बलोचिस्तान में स्पिन बोल्दक, नौशकी, चमन, जोब और खैबर पख्तूनख्वा में कुर्रम में अफगान तालिबान के हमलों को भी नाकाम बना दिया है। दीज आर ऑल द स्पॉट्स, और इससे ज़्यादा जगह भी हैं एक्चुअली। अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तबाह कर दी गई है। सिफारती ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान ने जंगबंदी की अपील कतर और सऊदी अरब के जरिए की है। सीज फायर कराने में सऊदी अरब और कतर ने भी कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान रजीम ने बराह रास्त राब्ता भी किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक राब्तों के नतीजे में 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। वजारत खारजा का कहना है कि 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी और इस सिलसिले में एक सीरियस कोशिश पाकिस्तान की तरफ से पहले भी की गई है, लेकिन हमारा वफ्द जाना चाहता था अफगानिस्तान, लेकिन वहाँ से नहीं इजाजत मिली। अच्छा जी, ज़रमीन ज़ाहिरा हमें कल कुछ और भी बताना था। कल अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान की जानिब से झूठे प्रोपेगेंडे का भी पोल खोला गया। अफगान तालिबान रजीम जिस टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताने का दावा कर रही थी वो रूसी साख्ता टैंक निकला है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके तासुर देने की कोशिश की थी कि ये T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया है। पाकिस्तान ने ना कभी ये टैंक रखा है और ना हमने कभी टैंक इस्तेमाल किए हैं। चलिए ठीक है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? अब वो क्या कहेंगे? हमारे वजीर दिफा ने कहा कि शायद किसी कबाड़िए से लेकर ये टैंक यहाँ पे रख दिया गया है। Did he? He said it. ज़रमीन ज़ाहिरा नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़रमीन, आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, डिटेल्स आपके पास होंगी। 48 आवर्स का सीज फायर है, दोनों साइडें कह रही हैं जी दूसरे ने रिक्वेस्ट किया था। डिटेल्स दें ज़रा।
देखिए, सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था 11-12 अक्टूबर की शब को, जब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर बिलाश्तियार फायरिंग की गई थी, जिसमें KPK के भी और बलूचिस्तान के भी इलाके शामिल थे, जिसका पाक फौज ने भी भरपूर जवाब दिया था और काफ़ी ज़्यादा शदीद झड़पें हुई थी। पूरी रात ये झड़पें जारी रही थी, जिसमें तकरीबन 25 से 30 अफगान खारजी हलाक कर दिए गए थे। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। बताया जा रहा था कि उनके वहाँ पर जितनी भी मुतअद्दिद पोस्टें थीं, वहाँ पर जितने भी हाइड आउट्स थे दहशत गर्दों के, फितनतुल खारिज के, फितनतुल हिंदुस्तान के और दाइश के, वो वहाँ पर तबाह किए गए थे। ISPR ने भी यही बताया। उस दिन एक पूरी रात ये सिलसिला जारी रहा और दिन भर भी ISPR की जानिब से कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रही। सिक्योरिटी ज़राए हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहे, जिसमें यह बताया गया कि दहशत गर्दों के वहाँ पर ठिकाने तो तबाह किए गए, साथ ही साथ वहाँ पर 200 से ज़ायद ख्वारिज जो हैं वो हलाक किए गए हैं, जबकि ज़ख्मी अफराद की तादाद कई ज़्यादा बताई जा रही थी। पाकिस्तान के भी 26 जो थे जवान, उन्होंने जामी शहादत नोश किया था और 29 जख्मी हुए थे। 21 पोजीशंस को वक्ती तौर पर कब्जे में ले लिया गया था। उसके बाद 1-2 दिन तक ये सिलसिला थमा और उसके बाद सीज फायर की दरख्वास्त तब भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से की थी, तब ये सिलसिला थम गया था। उसके बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ है, तकरीबन बताया जा रहा है 15 और 16 अक्टूबर की शब को, 14 और 15 अक्टूबर की शब को, जब वहाँ पर पुरम में पाकिस्तान की जानिब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। कुरम में वहाँ पर इश्तियाल अंगेजी की गई और वहाँ पर फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसमें 25 से 30 अफगान खारजी हलाक हुए थे और रात भर ये सिलसिला जारी रहा। फिर कल दिन में हमने ये देखा कि सुबह सुबह बलूचिस्तान में वहाँ पर स्पिन बोल्दक में पाकिस्तान के इलाकों पर निशाना बनाया, 4 अहदाफ को निशाना बनाया अफगानिस्तान ने, जिस पर पाकिस्तान ने भरपूर पूरा दिन जवाबी कार्रवाई की और कल शाम को अफगानिस्तान की जानिब से सीज फायर की दरख्वास्त की गई। जवाबी कार्रवाई के बाद इस जवाबी कार्रवाई में तकरीबन दहशतगर्दों जो हलाक हुए हैं उनकी तादाद जो है वो बताई जा रही है तकरीबन 25 से 30 है टोटल, यानी 2 दिन के दौरान 50 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। तकरीबन 250 अपने दहशतगर्द हलाक होने के बाद अफगानिस्तान ने ये सीज फायर की दरख्वास्त की पाकिस्तान से। उनके वहाँ पर बिल्कुल जी, कंप्लीट योर थॉट। वहाँ पर मैं ये बता रही थी कि उनके वहाँ पर पोजीशंस को, उनके वहाँ पे जितनी भी हाइड आउट्स थी, चाहे वो फितनतुल खारिज की हो, फितनतुल हिंदुस्तान की हो, उनको निशाना बनाया गया। उसमें तोपों का इस्तेमाल किया गया, टैंक्स का इस्तेमाल किया गया और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रिसाइसली कार्रवाई की गई है कि सिविलियन आबादी को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, अगर आपके पास कोई डिटेल है, ये तो बाकी आप जगहों के इलाकों की बात कर रही है, लेकिन कल काबुल में भी 2 बहुत बड़े धमाके हुए। उनका ये कहना है कि उनकी अपनी अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हमारी तरफ से कोई तस्दीक या तरदीद आई इसकी? ये बताइएगा। देखिए, वहाँ पर सिक्योरिटी ज़राए ने ये बताया कि काबुल में, कंधार और काबुल में पाकिस्तान ने कार्रवाई ज़रूर की थी और वहाँ पर उनकी बटालियन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया था और उनके जो वहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे, बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 को निशाना बनाया गया और 6 को भी निशाना बनाया गया। वो ये कार्रवाई तब की गई थी, जवाबी कार्रवाई थी, कि सारा दिन पाकिस्तान के अंदर जो था वो कुछ ना कुछ उनकी फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से कोई ना कोई कार्रवाई का सिलसिला जारी था। कल शाम को भी देखा गया कि एक तश्कील महमद के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 30 ख्वारिज शामिल थे, उनको भी हलाक किया गया और मकसद यही था कि पाकिस्तान में जी बस यही है ना कि बास कहाँ आते हैं और अभी भी यही धड़का लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका ज़रमीन के ये सीज फायर की दरखास्त करते हैं, सीज फायर हो जाता है, अपने आप को सेटल करते हैं, रीग्रुप करते हैं, अपनी चीजें रीइंफोर्स करते हैं, फिर दोबारा हमला करते हैं। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में एवर सिंस इट स्टार्टेड ऑन द नाइट ऑफ 11th and 12th दूसरी सीज फायर होगी है। तो क्या मतलब, ये सीज फायर का क्या मतलब है कि आप अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं और फिर दोबारा रजीम की क़यादत को भी अब सोचना चाहिए कि वो यही करते रहेंगे, अब मतलब दिहाइयों से कर रहे हैं, वो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ेंगे या फिर ये जो एडवेंचरिज्म है या जो जंग की आदत समझ लें हैं, इसी में फंसे रहना है और ना अपने आवाम के लिए कुछ करना है और ना अमन इस खत्ते में लेके आना है। हम ज़रा बात करते हैं, सर्टनली पाकिस्तान जवाब दे रहा है, भरपूर जवाब दे रहा है, लेकिन जंगें मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होती हैं। इस सिलसिले में एक सीरियस कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से पहले भी, लेकिन उसका हौसला अफजा जवाब नहीं आया अफगानिस्तान की रजीम की तरफ से, अफगान तालिबान रजीम की तरफ से। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी खारिजा उमूर हैं। शुक्रिया सेनेटर साहब, इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू ओवर। बताइएगा क्या हमारी तरफ से कोशिश की गई थी, जिसकी कुछ तफसील तो सामने आ रही है, कुछ वीज़ा दरखास्तें गई हैं, ज़ाहिर है हमारी तरफ से कोई डेलीगेशन जाना चाहता था, किन अफराद किन ऑफिशल्स पे मुहित ये डेलीगेशन था जो चाहता था कि जाएं, बातचीत करें ताकि मसले का हल निकले? बहुत शुक्रिया उमा और अब्दुल्ला। मामला ये है कि ये जो गंभीरता इस वक्त हमें नज़र आ रही है,
और अचानक एक ऐसी सिचुएशन जिसका कम से कम मैं 40-50 साल से ये सिलसिला जारी है कि निस्फ सदी हो चली है, 1979 से लेके अब तक ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। 3, 4, 5 रिजीम्स बदली हैं। पहला ज़िया-उल हक साहब के दौर में जिसको हमने जिहाद का नाम दिया, वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद रूस निकला, उसके बाद जिहादियों की हुकूमत कायम हुई, फिर तालिबान आते हैं, फिर तालिबान के बाद नेटो, अमेरिका, और ये सारा सिलसिला चलता रहा। किसी रिजीम के अंदर ये सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो गई है वो नहीं हुई है। और ये क्यों हुई है, इसके असबाब भी हमें देखना पड़ेंगे। 2017 में गालबन ये TTP वजूद में आई थी, जब नेटो के और ये सारे सिलसिले 2007 में गालबन नेटो का और अमेरिका का हमला हुआ, मुशर्रफ साहब का दौर था। अब मामला ये है कि जहां हम आके रुके हुए हैं, और जो सवाल आपने किया है, मुज़ाकरात की बात होती है, सीज़ फायर की बात होती है, मैं इस तजर्बे से खुद बजाते खुद गुजरा हूँ। 2014 के अंदर जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने नेशनल असम्बली में जाके सारी जमातों के कंसेंसस से एक कमेटी तश्कील दी कि जो TTP से बातचीत करे, और TTP ने बहुत कम वक्त लिया और हमारी इस पेशकश को कबूल कर लिया। बजाय इसके कि वो अपनी एक कमेटी अपने अंदर से बनाते, उन्होंने एक बाहर से अपने हमदर्दों की एक कमेटी बना दी, जिसमें इमरान खान साहब का भी नाम डाला, समीउल हक साहब थे, इब्राहिम खान साहब थे, रुस्तम शाह मोहम्मद थे। तो लेकिन खान साहब ने तो विड्रा कर लिया, अपनी जगह किसी और को नामजद कर दिया। वो मुज़ाकरात हमारे चले, बड़ी संजीदगी से चले, हमारे वफूद वहाँ भी गए, उनके हेडक्वार्टर्स पहुँचे, वहाँ बातचीत हुई। अब मामला बिगड़ा कैसे? मामला बिगड़ा कैसे कि जनवरी में ये मुज़ाकरात हमारे हुमार अब्दुल्ला शुरू होते हैं, और हमें जल्द अंदाजा हो जाता है कि कोई सेंट्रल कमांड है नहीं। वो TTP जरूर कहलाती है, उसका कोई एक सरबराह भी है, कोई शाहिदुल्लाह शाहिद शायद उसके तर्जुमान भी हैं। लेकिन 1 महीना गुजरा था, और गालिबन जो मुझे तारीख याद पड़ती है वो 17 फरवरी 2014 थी। हार्डली 1 महीना गुजरा था कि खबर आती है जी कि खालिद खुरासानी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम जो 23 FC के बंदे पकड़े थे उनको कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है इन मुज़ाकरात के दौरान। मीनिंग देयर बाई कि देयर इज नो सेंट्रल कमांड। और एक ग्रुप अगर चाहता है कि कोई बातचीत हो, दूसरा उसको सबटाच कर देता है, तीसरे के पीछे कोई और बैठा हुआ है, चौथे के पीछे कोई और बैठा हुआ है। अब जहां हम आज आन पहुंचे हैं और एक सीज फायर की बात हो रही है, विच सीज फायर, किसके साथ सीज फायर? सीज फायर जिसके साथ होनी है वो तो फ्री की नहीं है। हम तो नहीं समझते हैं अपने तौर पर, अगर वो हैं भी, कि चलें ये रिजीम जो है ये बराह रास्त जैसा वो क्लेम करते हैं जी हम मुलव्वस नहीं हैं, हम उनके साथ जंग आजमा भी नहीं है, हम उसको डिसलॉज भी नहीं करना चाह रहे उस रिजीम को, हम अवाम की भी बचत कर रहे हैं। हमने काबुल को भी उस रिजीम के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। हमारी जो जंग नहीं कहना चाहिए, हमारा मामला है TTP के साथ। अब लेकिन सेनेटर साहब, सॉरी हम बीच में आपसे, ऑब्वियसली यू कैन कैरी ऑन विद इट, लेकिन क्या हम काबुल में अफगान हुकूमत से भी बातचीत कर रहे हैं? नेचुरली प्रॉब्लम तो ये उनका होना चाहिए, एंड दे शुड बी द वंस हैंडलिंग देम, नॉट अस। लेकिन चूंकि वो सुन नहीं रहे, या फिर वहां भी कोई ऐसी अथॉरिटेटिव कमांड है सिटिंग इन काबुल। हम एक तो तालिबान रिजीम की एक बात कर रहे हैं, एक अफगान हुकूमत की बात कर रहे हैं। देयर शुड बी a bit of a difference. There is no hukumat as such. There is just Afghan Taliban regime. तो who is calling the shots? हाँ, और सेनेटर साहब इसके साथ ही हम TTP की जो बात करते हैं, जिस तरह वो इस TTP के खिलाफ हमारी कार्रवाइयों को पर्सनली ले रहे हैं और उसको अपने रिजीम के खिलाफ जंग करार दे रहे हैं, और जाहिर है अपनी रिजीम की तरफ से उनकी रिटेलिएशन हो रही है, तो फिर ये एक ही है ना। ये जो पहले बात की जाती थी TTP और अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं है, ये एक्चुअली सब एक हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे की सपोर्ट है। ये बात तो दोबारा सच साबित हो रही है। यूनाइटेड नहीं लग रहे जिस तरह आप बता रहे हैं सेनेटर साहब। ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। जहां तक काबुल रिजीम कह लें, या काबुल हुकूमत कह लें, या काबुल एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, काबुल बंदोबस्त कह लें, कुछ भी कह लें, एक तो ये रिवायत रही है कि हम काबुल पे जो लोग काबज़ होते हैं उन्हीं को हम समझते हैं कि अफगानिस्तान उनके तसर्रुफ में है। अमलन मैंने ये देखा है कि पिछले कई बरस से काबुल के ऊपर हुकूमत होने के बावजूद
पूरे अफगानिस्तान के अंदर किसी एक का तसल्लुत नहीं होता, किसी एक का हुक्म नहीं चलता, किसी एक की हुक्मरानी नहीं चलती, किसी सूबे में कोई बैठा है, कोई वार्ड लॉर्ड बैठे हुए हैं, कहीं कुछ बैठे हुए हैं। तो लेकिन जहां तक आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं कि किससे बात की जाए, बात ये है कि अगर काबुल में बैठे हुए लोग इस वक्त जो हमारे ऊपर हमलावर हुए हैं, हमारी सरहदों के अंदर आके कार्रवाइयां कर रहे हैं या सरहदों के ऊपर कर रहे हैं, चमन बल्दक के ऊपर जो कुछ उन्होंने किया है, तो ये क्यों किया है? हमारी तो उनसे कोई जंग है नहीं। उन्होंने अगर किया है तो उन्होंने टीटीपी की हिमायत में किया है, टीटीपी की प्रोटेक्शन में किया है, टीटीपी के जो मकासद हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। तो इसलिए वो अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। अगर वो सीज़ फायर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी सीज़ फायर को टीटीपी सीज़ फायर तस्वर करते हुए अपनी कार्रवाइयां बंद कर देती है। तो इसका क्या मतलब है? 2 + 2 4 है ना इसका मतलब। इसका मतलब 2 = वो हमारी जेब में है। जब हम कहेंगे वो कार्रवाइयां शुरू करेंगे, जब हम जेब से निकालेंगे। तो हम भी तो यही कहते हैं कि आप कहें कि वो कार्रवाइयां बंद कर दें। हम पहले भी तो यही कहते हैं। अच्छा ये बताइएगा जी सर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे जो दोस्त बड़ी नेक नीयती के साथ, अखलास के साथ इस मामले के अंदर दाखिल हुए हैं। कतर ने पहल की है, सऊदी अरब हैं और भी मुमालिक हैं। मेरा ख्याल है मुत्तहिदा अरब इमारात भी रोल प्ले कर रहा है, चाइना भी रोल प्ले कर सकता है। ट्रंप साहब ने भी कहा है कि जी मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ख़त्म करने का वाहिद तरीका क्या है कि उनको बावर कराया जाए कि आपकी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। आज भी आपका ट्रांजिट जो ट्रेड है खुला हुआ है। आज भी आपके लिए हम कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे। आज भी आपके अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर, आपके ऊपर हमलावर नहीं हो रहे। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के पास भी हथियार हैं, तैयारे हैं, फाइटर हैं, मिसाइल हैं, बहुत कुछ है। दुनिया के पास भी हैं। अफगानिस्तान के पास शायद ये वसाइल नहीं हैं। उन्होंने इसका मुतबादल तलाश किया है टेररिज्म, कि हम इन तमाम चीज़ों का मुकाबला करेंगे उस टेररिज्म से जो किसी और के पास वो सलाहियत नहीं है, और हमने बरसा बरस के अंदर उसके ऊपर एक दस्तरस हासिल कर ली है। सो दे आर यूजिंग टेररिज्म एज ए बिग वेपन, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इन सो मैनी अदर कंट्रीज। उसके कोई दाखिली विंग है, कोई खारजी विंग है। दुनिया को ये बावर करना पड़ेगा कि जब तक इस चीज़ का खात्मा नहीं होता उस वक्त तक अफगानिस्तान के हम किसी मामले में दखल ही नहीं दे रहे। उनके इंसानी हुकूक क्या हैं, उनकी हुकूमत जमहूरी है नहीं है, इंतखाबात होते हैं नहीं होते हैं, ख़ातीन के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं, हमने कभी इन मामलात को उठाए नहीं है उनके साथ। ऑफ कोर्स दैट ऑल गोज विदाउट सेइंग, और ये बात तो बार बार रिपीट भी होती है। लेकिन क्या उनको अब तालिबान रजीम के हवाले से अगर सोचा जाए तो उनको ये भी कुछ अंदाजा है कि दे कुड ऑल्सो बी बीइंग यूज्ड बाय द इंडियंस? क्योंकि अभी जो एक मुलाकात हुई है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एक हफ्ता पहले वो ही वाज इन इंडिया, और बड़ा खैर मकदम उनका किया गया है, जिसमें से बड़ी ऑपोजिशन जो है इंडिया में भी बोली है कि क्या हमारा एक पॉलिसी होती थी टुवर्ड्स अफगानिस्तान तालिबान, और अब हम उनको इतना वेलकम कर रहे हैं। यू थिंक दैट एलिमेंट कुड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड एज वेल फॉर अ वीक? जी देखिए हुमा, इस नेक्सस में तो अब मेरा ख्याल ये है कि कोई सवाल बाकी नहीं रह गया। ये बातें तो बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं। इंडिया पाकिस्तान के हाथों एक शर्मनाक शिकस्त खाने के बाद जिस ज़हनी कैफियत में है और जिस आलमी कर्ब से वो गुज़र रहा है, जिस आलमी तन्हाई से वो गुज़र रहा है, वो हर हरबा इस्तेमाल करना चाहता है। वो अफ़गानिस्तान सारे बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है, वो BLA के ज़रिए कर रहा है, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कर रहा है। अब उसने अफ़गानिस्तान के ज़रिए अपनी वही जो एक इस रिजीम को प्रॉक्सी बना के, मुत्तकी साहब वहाँ बैठे हुए थे, पता नहीं वो कौन से तकवा के लिए वहाँ गए थे और कौन से तकवा का सबक लेके वहाँ से आ गए हैं। तो ये इंडिया और मौजूदा जो अफ़गानिस्तान की बंदोबस्त कह लें, इंतज़ामिया कह लें या रिजीम कह लें, ये उनका नेक्सिस है, ये उनकी मुश्तरका कार्रवाइयाँ हैं। इसमें बाकायदा उनको अब देखें ना, ये जो हमारे TTP है, कहाँ से असलहा मिल रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है, कहाँ से परवरिश मिल रही है, कहाँ से इनको पनाहगाहें हासिल हैं, कहाँ से इनको सारे ये तरबियती वसाइल मुयस्सर आ रहे हैं।
तो जब तक इनके पीछे भारत की पूरी कुव्वत पूरी तरह मौजूद है, हमें इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए। ये एक नेक्सस बन गया है। और जिस तरह रूस चाइना में सारी अफगानिस्तान में आके बैठना चाहता था और हमारा घेरा करना चाहता था, क्या मकासद आपको नजर आते हैं अफगान तालिबान रजीम के इसके पीछे? मतलब अभी हालिया मई के वाकयात उनके सामने हैं, भारत की हेजमनी की कोशिश जो इस खित्ते में थी वो पूरी तरह नाकाम हुई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की स्टैंडिंग, पाकिस्तान की वक़्त, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। हमने जिस तरह इबरतनाक शिकस्त दी है भारत को इस जंग में, हमारे साथ अफ़गानिस्तान की ट्रेड है, हमारा एक तारीख़ी पस मंज़र है, हमारे मजहबी बुनियादों पर ताल्लुकात हैं। Why do you think they are inclined towards India more? और हमसे ताल्लुकात, ज़ाहिर है हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे जो आज बनी हुई है, ये कैसे बनी? क्योंकि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपके सवाल से अगर आप इजाज़त दें अब्दुल्ला, तो थोड़ा सा इन्हिराफ करना चाहता हूँ जी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आई एम वन ऑफ दो जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल है 2 या 4 होंगे, जिनकी मुल्ला उमर से बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। मौलाना समीउल हक साहब के साथ में गया, 1995 का गालिबन जिक्र है, और एक तवील तकरीर की उन्होंने रात के खाने में, मुल्ला उमर ने, जिसमें उन्होंने कहा, मैं वो लफ्ज़ इनको भी याद दिलाना चाहता हूँ जो आज काबुल में बैठे हुए हैं और उनको अमीरुल मोमिनीन आज भी मानते हैं और उनको अपना खलीफा भी, अपना सरपरस्त आला भी कहते हैं, रूहानी पेशवा भी कहते हैं, और उनकी हर हिदायत को अपने मलहूज़े खातर रखना अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। उनके अल्फाज ये थे मुल्ला उमर के कि ए मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप मेरे यहाँ आए हैं, काश मेरे पास कुछ होता मैं आपको पेश कर सकता, लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं कि आप हमारे भाई हैं और आपने हमें जिस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, जहां आपका पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। और अगर मैं अपने बच्चों को बता के जाऊंगा और उनसे कहूंगा अपने बच्चों को बताना, और उनसे कहूंगा अपने बच्चों को बताना कि पाकिस्तान का ये एहसान नहीं भूलना, और अगर कड़ा वक्त आ जाए अफगानिस्तान पे और पाकिस्तान पे, दोनों पे, तो पहले पाकिस्तान की हिफाजत करना, फिर अफगानिस्तान की करना। These were his words जो मैंने लिखे उस वक्त। तालिबान का अफगानिस्तान उस वक्त नहीं बना था, ये मैंने पहला टाइटल दिया था जो अफ्तरूज़ा तकबीर में कुछ 4 किस्तें छपी थी, 1995 की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ गए वो अल्फाज? आज आप उनकी कब्र पे भी जाते होंगे, फातिहा भी पढ़ते होंगे, उनको याद भी करते होंगे, अमीरुल मोमिनीन भी कहते होंगे। आप अपने पसीने की जगह हमारा खून बहा रहे हैं। आपका तो पसीना भी नहीं निकलता। आप बैठे बैठे एक अपने इंडिया की गोद में बैठ गए हैं, दूसरी एक टीटीपी को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और पाकिस्तान का खून पिए जा रहे हैं। आपको पता है कि 2024 में जितनी शहादतें हमारी हुई हैं, 2025 की पहली तिमाही में उससे ज्यादा शहादतें हुई। एक और इशू के लिए आए हैं वो इरफान साहब, मतलब तालिबान रजीम जो है, हम तो, हमारा तो एक निकाती एजेंडा है ना कि यहाँ से टीटीपी को कंट्रोल करें, हमारे यहाँ दहशतगर्दी बंद करें। अब वो इसको एक नेशनलिस्ट एजेंडा, एक ही एजेंडा है, हमारा एक एजेंडा है, लेकिन वो लोग इसको एक नेशनलिस्ट एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोबारा से ड्यूरन लाइन की बात कर रहे हैं और दीगर मुतनाज़े जो बातें हैं उनको दोबारा छेड़ रहे हैं ताकि अपनी लोकल सपोर्ट को इस तनाज़े में अपनी तरफ राग़िब कर सकें। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? एंड ये सीज फायर कितनी देर होल्ड होता हुआ, एक्चुअल होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है आपको? मुझे बिल्कुल नहीं होल्ड होता हुआ नजर आ रहा, इसलिए कि टीटीपी जो 2007 से सरगर्म अमल है और अब उसको एक और सरपरस्त मिल गया इंडिया की शक्ल में। अब ना इंडिया इस आग को ठंडा होने देगा, ना जो अफगान रजीम है उसके अंदर इतनी तवानाई है कि वो इसको, जहाँ तक आप कहते हैं कि जो अपने अवाम को मुतमईन करना चाहते हैं, ये कभी उनका एजेंडा रहा ही नहीं है। ये उनका एजेंडा होता है जिन्हें अवाम के पास जाना होता है, इंतखाबात लड़ने होते हैं, वोट लेने होते हैं। वो ताकत के बलबूते पर, बंदूक के बलबूते पर हुकूमत करते हैं। अवाम जाए बाढ़ में, अवाम से आज पूछें अगर अफगानिस्तान से, तो वो इस सूरत हाल को पसंद नहीं करते। वहाँ कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, टीटीपी क्या दे रही है उनको, इस जंग से उन्हें क्या मिल रहा है? साहब, एक और चीज
जहां तक जी वेरी ब्रीफली अगर ये बता दें, बिकॉज ये सीज फायर जो अभी हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कतर का भी रोल है, सऊदी अरब ने भी पहले काफी जो है पुश किया है कि ऑब्वियसली बातचीत होनी चाहिए, ये जंग बंदी हो जाए। लेकिन सऊदी के हवाले से एक स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अभी हमारा एक नया उनके साथ एक मुआहदा आप कह लें, अलायंस कह लें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कि उनको कोई अटैक करे तो वी आर देयर फॉर देम, हमें कोई करे दे आर देयर फॉर अस। हम वहां तक पहुंचेंगे? आर वी एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस? आई मीन आर वी गोइंग टू पुट दिस टेस्ट, दिस मॉडल टू टेस्ट जो अभी हमने सऊदी के साथ किया? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि हम फुल फ्लैज जंग में चले गए हैं या हमारे ऊपर कोई फुल फ्लैज अटैक हो गया है किसी रियासत की वजह से और ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उस माहदे को बरूए-कार लाना। ये एक महदूद पैमाने की कार्रवाई है जो हम भी कर रहे हैं और हम बड़ी समझ बूझ के कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसी बात हुई भी होगी तो हमने कहा होगा जी कि नहीं, इससे हम खुद निपट सकते हैं। नहीं तो सऊदी अरब का उनका सऊदी अरेबिया का इतना इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान रजीम पे कि अगर सऊदी अरब कहे कि अपनी ये कार्रवाइयां बंद कराओ तो वो ये कार्रवाइयां बंद कर सकते हैं। डू यू थिंक इतना इन्फ्लुएंस तो हमारी समझ के मुताबिक है? मेरे ख्याल में मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर तो कोई पॉलिटिकल विल है अफगान रजीम के अंदर कि अक्ल के नाखुन ले और भारत की सरपरस्ती से निकलकर अपने कौमी मफादात को देखते हुए, अपने देरीना दोस्तों को देखते हुए, कहाँ था भारत ये जब जंग लड़ रहे थे अपनी आज़ादी की? ठीक है सर, बता दीजिएगा, नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ उठा लिया है और जाहिर है वो कह रहे हैं कि हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा जी 40 साल से हम अफगानियों के साथ रह रहे हैं, उनको यहाँ से बेदखल करना ज़्यादती है, ये कहाँ की इंसानियत है। तो हाउ वुड द फेडरल गवर्नमेंट डील विद इट? उनको इंगेज करें, उनकी मदद लें, अगर उनके पास आइडियाज़ हैं तो देख लें वो क्या कर सकते हैं। उनके पास जो आइडियाज़ हैं वो तो बरस से हम देख रहे हैं। उनके पास आइडिया की सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो तालिबान ने उन्हें, अपनी टीटीपी ने उन्हें अपनी कमेटी के रुकन के तौर पे नामजद किया था। वो कैसे गैर जानबदार हो गए? आज भी वो वहीं खड़े थे जहां 2014 में खड़े थे। वो पाकिस्तान के कौमी बयानिया को अपनाएं, अपनी जितनी दहशतगर्दी वहाँ, और ये जो मैं वारदातें गिनवा रहा हूँ इनकी 90% जो दहशतगर्दी है वो वहाँ हो रही है। तो बानी पीटीआई मुझे पैरोल पे रिहा कर दें और मैं ये हल करा देता हूँ मसला। मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड है। बानी पीटीआई कह रहे हैं मुझे पैरोल पे रिहा कर दे, मैं हल करा देता हूँ मसला। हाँ, वो पैरोल से बहुत दूर थे, वो आज़ाद भी थे, खुद मुख्तार भी थे, वजीर आज़म भी थे उस वक्त जो उन्होंने ये किया, जो डिक्लेयर्ड उन्होंने कहा जी कि 5000 टीटीपी के जो मिलिटेंट हैं उन्हें हम ला रहे हैं वापस और 40,000 उनके ख़ानदान के अफराद के वो लाए हुए हैं। आज भी यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि 8 लाख ऐसे अफराद हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये वही हैं जो खान साहब लेके आए थे। अब उस वक्त उन्हें पैरोल की ज़रूरत नहीं थी, वो आज़ाद थे। ये बीज बो के गए हैं वो। आज हम उन्हें गिन गिन के निकालना चाहते हैं तो मुश्किल से मेरा ख्याल है 4 या 5 लाख भी नहीं निकाल पाए। वो ज़म हो चुके हैं, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बैठ के। खान साहब किस मुँह से ये बातें कर रहे हैं? खान साहब को एहसास होना चाहिए कि ये जो फसल खून की काट रहा है पाकिस्तान, ये खून की फसल जो है ये उन्होंने बोई है। वो आज ये पैरोल की बातें ना करें। वो तो उन मीटिंग्स में नहीं जाते थे जहां इस तरह की कोई कार्रवाई की। फाइनल क्वेश्चन, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन रिजॉल्विंग? क्योंकि आपका खुद भी ये कहना है कुछ खास एतबार ये सीज फायर पे है नहीं, और पहले भी पिछले एक हफ्ते में 2 सीज फायर हो चुकी हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें एंड हाउ डू यू सी इट एंडिंग? मैं इस सीज फायर को कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता जी। जब तक सऊदी अरब, कतर या जो भी ममालिक इस पे इन्वॉल्व होते हैं वो एक नुक्ते पे बात करें कि एंड दिस टेररिज्म, डोंट प्रोटेक्ट देम, इनकी पनाहगाहें ख़त्म करो और अहद करो कि आपने हमसायों की तरह अच्छे हमसाय। पाकिस्तान से अगर कोई मसला है आपका बताएं, ये भी बताएं उनको, हम उस मसले में उनकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सीज फायर इतने घंटों की हो जाए और अगले घंटे हमारे हम फिर खुदा न खास्ता किसी मेजर की, किसी कर्नल की लाश उठाने के लिए पहुंच जाएं और फिर जनाजे पढ़ रहे हों। ये नहीं हो सकता कि जनाजे भी पढ़े जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। सिचुएशन एट द मोमेंट एब्सोल्युटली, और एक हिस्ट्री लेसन भी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका ज़ाहिर है तजुर्बा इतना वसी है। बहुत शुक्रिया सर। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। सी यू इन अ व्हाइल।
वेलकम बैक जी। एफबीआर ने टैक्स गोशवारा जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। अगर अब भी आपने तो हम क्या करें? मतलब लिटरली 2 हफ्ते पहले से हम ये बात जब खत्म हो रही थी डेट, हमने आपको बताया था कि ये डेट आगे नहीं होगी। हम चाहते थे कि आप लोग सारे टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दें। शायद हमारी ही कोशिश थी कि हमने थोड़ा सा डिले करा दिया, बिकॉज वी नो यू। अब तो कर दें। अब 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इससे पहले 30 सितंबर को एफबीआर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह करती थी और अब पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह करने का मुतालबा किया था, जिस पे अमल दरामद हुआ और वो रिक्वेस्ट मानी गई। ऑलराइट, सो दैट इज डन। नाउ यू हैव सम मोर टाइम लेफ्ट, प्लीज डू इट। ऑलरेडी 2 वीक्स मोर। अच्छा जी, पाकिस्तान के आईएमएफ से मामला तय पा गए हैं और फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जल्द मिल जाएगी। सो दैट्स गुड न्यूज़। आईएमएफ ने पाकिस्तानी मईशत पर बज़ाहिर इत्मीनान का इजहार करते हुए ये तस्लीम किया है कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है और महंगाई काबू में है। आईएमएफ के मुताबिक तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज जो है, सर्कुलर डेट के खात्मे और तकसीम कार कंपनियों की निजकारी को भी मईशत की बेहतरी के इकदाम हैं। और देखा जाए तो वक्ती लिहाज से पाकिस्तान की स्ट्रगल करती मईशत के लिए यकीनन नए कर्ज की मंजूरी obviously it's a positive sign। मगर जाहिर है पायदार मईशत के लिए ये काफ़ी नहीं है। असल टारगेट सिस्टम में बड़ी इस्लाहात का है, जिस पर IMF समेत दीगर जो आलमी इदारे हैं पाकिस्तान पर जोर देते आए हैं और दे रहे हैं, और इसमें किसी और का नहीं, हमारा अपना ही फ़ायदा है। मगर इस मामले में अब तक कोई इनकलाबी तब्दीली तो नहीं देखी गई है। PIA, पाकिस्तान स्टील मिल, बाज़ दीगर सरकारी इदारों की जिन्हें सफ़ेद हाथी कहते हैं, निजकारी के मामला बरसों से फंसे हुए हैं। टैक्स नेट में इजाफे के लिए भी अब तक कोई बड़ी तब्दीली देखने में नहीं आई है। जो ऑलरेडी टैक्स नेट में होते हैं उन्हीं को बस नोटिस भेजे चले जाते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ हैं और साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हैं। डॉक्टर खाकान, सबसे पहले पाकिस्तान का IMF से अगली किस्त के इजरा के लिए मामला जो है वो तय पा गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। और बज़ाहिर बड़ी आसानी से तय पा जाना मईशत के लिए कितनी अहम खबर है, पहले तो ये समझा दें। तो पाकिस्तान को हर सूरत में IMF की इंगेजमेंट में रहना है। जो इस वक्त आप पाकिस्तान की इकॉनमी में एक मैक्रो स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इसकी जो लिंच पिन है वो IMF की इंगेजमेंट है। जहाँ भी हमने तहकीक देखी है वहाँ ये हमें पता चला है कि IMF की इंगेजमेंट के 12-18 महीने में इकॉनमीज़ में इन्फ्लेशन संभल जाती है, डेफिसिट्स संभल जाते हैं, रिजर्व्स का कॉन्सिक्वेंट बिल्डअप हो जाता है, यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है। पाकिस्तान की इकॉनमी बाय द बुक बिहेव कर रही है। अगर इसको फर्दर सीमेंट करना है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो ये एक अच्छी बात। पर ये याद रखिए कि जब हम कहते हैं ना कि ये आसानी से हो गया, पाकिस्तान या कोई भी इकॉनमी जब फंड के प्रोग्राम का इजरा करती है तो इट पेज अ सर्टेन प्राइस। एक तो इसका कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ये होता है कि ग्रोथ स्लो हो जाती है। 3% पिछले साल, 3.25-3.5% इस साल। सो आपको एक स्लो ग्रोथ मिल रही है। 2.5% की तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, और अगर पीछे चले जाएं तो हम और स्लो ग्रोथ से आ रहे हैं। सो ग्रोथ टेक्स अ हिट। बट नंबर तो ये भी याद रखिए कि इमीडिएटली ये नहीं हो सकता कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट एक्सपेंडिचर तोड़ कर सकें। सो क्या होता है, टैक्सेस का इजरा होता है, इससे इन्वेस्टमेंट हिट होती है। इलेक्ट्रिसिटी की आप बहुत बड़े रिफॉर्म नहीं कर सकते तो आपको प्राइस पास थ्रूज करने पड़ते हैं। जब प्राइस पास थ्रूज करते हैं आप तो ऑब्वियसली दैट हर्ट्स कि अगर इंडस्ट्री जो ऑन गोइंग है फिर आपको सब्सिडीज की तरफ जाना पड़ता है। सो ऑलवेज स्टेबलाइजेशन हैज इट्स कॉस्ट, but what it gives you is the time and space to do deeper work. I think that's exactly where we stand with the IMF. IMF प्रोग्राम पर तो अमल कर ही रहे हैं हम, लेकिन असल मसला तो वही इस्लाहात है ना, सिस्टम ठीक करने के मामलात हैं। हुकूमत की जानिब से आपको लगता है कि कोई मुस्बत पेशकदमी की गई है जिससे हमें मुतमईन होना चाहिए? सो इस्लाहात का सबसे पहला अमल जो है, अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो शुरू होगा कि बियॉन्ड द IMF इंगेजमेंट IMF प्लस क्या होगा। वो क्या होगा, बड़ा सादा है। NFC अवॉर्ड करें ताकि आप एक्सपेंडिचर्स को नीचे की सतह पर ट्रांसफ़र कर सकें, ताकि आपको जो टैक्सेस का इजरा ना करना पड़े उस तरह से, और NFC को करके आप 18वीं तरमीम को उसके साथ पढ़ के ये काम कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर जो है आई थिंक टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि सरकार डिस्कोज नहीं चला सकती। आज भी सरकार की अपनी अथॉरिटीज़ की एक रिपोर्ट जो कि मैंने लिखनी शुरू की थी, उसने हमें क्या बताया
कि जो पिछले साल के पहले 6 माह गुजरे थे उसमें 285 अरब रुपए का डिस्कोस का लॉस है। अगर हम इसको पूरे साल पे ले जाएं तो फिर वहीं खड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे, 500-600 अरब रुपए का नुकसान, और इसको हमने फिस्कलाइज कर लिया, यानी कि यू आर पेइंग थ्रू द बजट। सो नंबर 2 यू वुड डू दैट। नंबर 3 देखिए एम्बियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे क्रिएट होती है, आसानी पैदा करके कारोबार की। सो डीरेगुलेशन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी और पाकिस्तान इकोनॉमी की गवर्नमेंट के नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंटरवेंशंस का विड्रॉल जो है वो इस चीज को देगा। और इसके आगे जो है अगर इकोनॉमी को आपने वाकई ही खोलना है, यानी कि आपने उसको और ब्रीदिंग स्पेस देनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, तो फ्रिक्शन लेस जिसे कहते हैं ना कारोबार, आपको उसकी तरफ बढ़ना है। फिर पाकिस्तान में क्या आप अभी इतना खर्चा करके चलना चाहते हैं? 3000 अरब PSDP है या ADP है प्रोविंसेस का, इसी तरह आपके वफाक का 1000 अरब, या आप इसको अभी कर्टेल करके प्राइवेट सेक्टर को स्पेस देना चाहते हैं ये काम करने के लिए? और इस वक्त जो स्पेस आपको इंटरनेशनली मिली हुई है उसको कैसे यूज करेंगे? व्हाट योर ट्रेड कमिश्नर्स विल बी डूइंग अब्रॉड, जो आपके पोस्ट हुए हैं, आप किस तरह इस सारे अमल को यानी कि एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस की तरफ मुल्क को ले जा सकते हैं? और याद रखिए कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बगैर ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली दैट्स अ टॉल ऑर्डर ऑल्सो, इसको कन्वर्ट भी करना होगा उसी डायरेक्शन में। एक और चीज़ आजकल बहुत डिस्कस हो रही है और वो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो इस वक्त काफ़ी अच्छे हुए हैं, आइडियली ऑलमोस्ट लोग तो कह रहे हैं। ताल्लुकात में इस बेहतरी को हमें मईशत में बेहतरी में कन्वर्ट करना है। हाउ डू वी डू दैट? चाइना के साथ हंसकर गुफ्तगू कर सकता है पाकिस्तान, UAE मिडल ईस्ट के साथ पैक्ट्स भी हैं, डिफेंस पैक्ट्स भी हैं, हंसकर गुफ्तगू कर सकता है, अमेरिका के साथ कर सकता है। द शेक हैंड इज वार्म, दी काइंड ऑफ जैसे कहेंगे क्रेडिट वी गेट फॉर सॉल्विंग एंड बीइंग इन द वर्ल्ड इश्यूज, एंड देन 10th of May। अब इससे ज्यादा, और IMF की इंगेजमेंट, मैक्रो स्टेबिलिटी, 78 साल में आई थिंक पाकिस्तान को जो टेल विंड्स इस वक्त शामिल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी अभी बड़ी अच्छी डील की है, पुलिस को ऑल क्रेडिट, बॉर्डर्स पे अथॉरिटीज को क्रेडिट, इससे बढ़ के टेल विंड क्या हो सकती है? अब अगर आपने कनेक्टिविटी पैदा करनी है अमेरिका के साथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, सो आपकी $7 अरब की एक्सपोर्ट है, उसमें एग्रीकल्चर को पुश करना है आपने, आई थिंक दैट्स नंबर थिंग। ITES को पुश करना है आपने, दैट्स नंबर 2 थिंग। रेयर अर्थ्स का काम शुरू हुआ है तो उसको पुश करना है, माइंस एंड मिनरल्स का काम शुरू हुआ है उसको पुश करना है, और आखिर में टेक्सटाइल। ये 5 चीजें हैं जो इमीडिएटली की जा सकती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर वजारत खजाना। ओके, ब्रेक लेनी है, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, एक बात जिस पे हमने ज़रा खुल के बात नहीं की अभी तक, आज कर लेते हैं। पंजाब में एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है और अब तक 2716 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज़राए बता रहे हैं कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, लगता है कि रियासत इस बार जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है उसके लिए। क्लियरली हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों में यह एहसास अब शिद्दत से पाया जा रहा है कि रियासत इन्हें बार बार ढील ना देती। तशद्दुद और घिराव जलाओ पर पहले ही कार्रवाई कर ली जाती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। पुलिस ने TLP के रहनुमाओं और सरकर्दा रहनुमाओं की फहरिस्त तैयार कर ली है। इस फहरिस्त में 4500 लोग शामिल हैं, जिनमें TLP के ऐसे हमदर्द भी शामिल हैं जो तशद्दुद और एहतजाज के दौरान इस तंजीम की माली मुआवनत करते रहे हैं। वैसे कमाली जहन के लोग होंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम फहरिस्तों में शामिल रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया जा चुका है। पुलिस ने आपको ये भी बता दें कि कल बाज़ाब्ता तशद्दुद में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद की तफसीलात जारी कर दी हैं। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट और दीगर शहरों, मतलब विहाड़ी, आप डेरा, पता नहीं और भी बड़ी जगह हैं जिसमें मैं तो पड़ी से पुलिस ने 178 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में मजमूई तौर पर 76 मुकदमात दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 39 मुकदमात लाहौर में, शेखुपुरा में 8 हैं। पुलिस के मुताबिक TLP के मुजाहिरीन ने हालिया एहतजाज में 250 पुलिस अफसरान और एहलकारों को जख्मी किया, जिसमें सबसे ज्यादा लाहौर में 142 अफसरान एहलकार जख्मी हुए। शेखुपुरा में 48 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर तज्जियाकार मेमुल सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे अहम यह है कि जो 2 बरादरान हैं
इनके खिलाफ 302 का जो पर्चा है, जो SHO शेखुपुरा के शहीद हुए हैं, वो बड़ा संगीन साबित हो सकता है इनके लिए। जी फरार भी हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इनकी लोकेशन जो है पता ये तो कल से ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं है, तो ये भी तो एक बात है ना। महमल, क्या हाल है आपका? अच्छा महमल, सबसे पहले तो हमने जो शुरू में बात की थी ना कि थोड़ा सा इसको हमने इतना आउट ऑफ कंट्रोल होने भी दिया है, व्हाई डोंट वी टेक मेजर्स एंड स्टेप्स इन टाइम? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हम TLP को देख रहे हैं इस तरह। वी हैव बीन सीइंग देम फॉर अ व्हाइल नाउ, क्वाइट अ फ्यू इयर्स। जी बिल्कुल हुमा, देखिए ऐसी बात नहीं, और हम जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं तब हम इनकी बात ज़रूर करते हैं और तब ये डिस्कस भी होते हैं टीवी शोज़ पे भी, वैसे भी। लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरा साल देखें तो उसके अंदर इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उसके ऊपर किसी ने कभी नज़रसानी की है, यानी कि रियासत ने क्या उसके ऊपर की है? अभी रिसेंटली बात हुई कि जी नेशनल एक्शन प्लान जो है उसकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन की वजह से दहशतगर्दी से निपटने में मसले आ रहे हैं। दहशतगर्दी की तो बात करते हैं, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के अंदर एक्चुअली एक्सट्रीमिज़म के साथ भी डील करने का कहा गया था, और उसमें जो दो बहुत अहम पॉइंट्स थे, उसमें एक तो ये था कि हेट स्पीच के ऊपर जो है क्रैकडाउन होगा, और एक ये था कि रिलीजियस परसिक्यूशन जो है वो भी अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप इस ग्रोह के आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें और ये देखें कि पूरे साल ये क्या सरगर्मियाँ करते हैं, तो उसके अंदर ये दो चीज़ें तो बहुत जो है वो सामने खुल के सामने आती, किस तरीके से मजहबी अक़लियतों को जो है ये टारगेट करते हैं, किस तरीके से ये मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, किस तरीके से जो है ये लोगों पे फतवे देते हैं, एंड दे पुट पीपल्स लाइव्स इन डेंजर। अभी आप अगर देखें इस ऑपरेशन और इस सब के दौरान जो है तलाल चौधरी साहब, जो कि इतने एक अहम वज़ीर हैं, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला है, उनको किस किस्म की जो है धमकी आमेज़ उनको मैसेजेस आए, उनको कॉल्स आई। शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने उस दिन अपने शो के ऊपर भी वो सारा चलाया था। तो आप ये देखें कि ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते, और आम लोग जो हैं, ख़ास तौर पर मैं मजहबी अक़लियतों की फिर बात करूँगी कि उनके साथ जो होता है वो तो आए दिन आपको कोई ना कोई वाक़या रिपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन रियासत उस वक्त एक्शन में क्यों नहीं आती? मेरा तो ये रियासत से बहुत बड़ा सवाल है कि आप तो मेमल साहब, आपको पता है कि रियासत की तरफ से भी ऐसे गिरोहों, ऐसे जत्थों को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया है। मतलब ज़्यादा पुराने विजुअल्स तो नहीं हैं, आपको याद ही होगा, पैसे भी बांटे गए वापसी के लिए, अखराजात भी दिए गए। सो वी टेंड टू इग्नोर दीज थिंग्स नाउ, बट हाउ श्योर आर वी कि अब ये फैसला जो है ये अटल होगा और दोबारा ऐसी गलती किसी और ग्रुप को बना के नहीं दोहराई जाएगी? ये जो ग्रुप बन गया है, और हर ग्रुप जो बनता है वो बाद में बबाले जान ही बन जाता है, चाहे वो तालिबान हो चाहे वो ये हो। सो ये कैसे मेक श्योर करेगा कोई? देखिए अब्दुल्ला, बहुत अहम सवाल है, और इसके ऊपर तो बिल्कुल रियासत ही को डिसाइड करना है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी माजी की पॉलिसीज़ की वजह से हम आज जिस नहज पे, आपने अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भी बात की, टेररिज्म की अगर आप बात करें, और फिर आप देखिए कि अब इस वक्त जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी हो रहा है, हमारी पॉलिसीज़ थी, हमने अफगान तालिबान को भी सपोर्ट किया, जबकि सब यही कहते थे कि अफगान तालिबान और TTP वन इन द सेम है, आप इनको अलहदा करके मत देखें। तो ये जिस तरह आपने अभी TLP की भी बात की, बिल्कुल इसमें रियासत का बहुत एक किरदार ज़रूर है, लेकिन अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि रियासत को ये सोचना चाहिए कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। जिस किस्म का एक्सट्रीमिज़म और उससे फिर आपको पता है किस तरह की सोच होती है, और अभी आप देखिए पुलिस वालों का कितना नुकसान हुआ, बल्कि DIG ऑपरेशन शाहजेब के शो के ऊपर उस दिन बता रहे थे कि 2017 से लेकर अब तक 60 पुलिस ऑफिसर्स जो है वो डिसेबल हो चुके हैं इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से, यानी कि इन्हीं TLP की प्रोटेस्ट के दौरान ही उनको जिस तरीके से मारा गया, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उन्हें ज़ख्मी किया गया। हम तो ज़ख्मी कह के नंबर्स जो है वो बता देते हैं ना, इतने लोग ज़ख्मी हो गए, इतने पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए, लेकिन होता क्या है कि उनकी लाइफ तो हमेशा के लिए जो है, अगर जो डिसेबल हो जाता है उनकी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में ज़िंदगी चली जाती है, तो उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। तो ये रियासत को फैसला करना है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई ये क्राइम कमिट होता है, यानी कि प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप केस करते हैं तो आप डील करके फिर आप उसके बाद अदालती कार्रवाई ना करें, यानी कि फिर आप एंड तक तो उस चीज़ को लेकर जाएं। राइट अच्छा, TLP की महमल पॉलिटिकल प्रेजेंस भी है, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। अब दोनों को डिवाइड किस तरह किया जाए कि जहां ये भी आज़ादी हो कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड दे शुड बी एबल टू डू दैट, लेकिन ये रियासत को ब्लैकमेल करना और पूरे मुल्क को एक हॉस्टेज बना लेना, हाउ डज वन डिवाइड द लाइन? या फिर कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि इट इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी टू।
जी देखिए, उसके ऊपर तो है, हमने पहले भी एक दफ़ा सुना था, आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत के दौर के अंदर भी एक दफ़ा बात हुई थी कि जी इनके ऊपर बैन लगा दिया जाए ख़त्म। उसका तो एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर होता है और वो एक लीगल तरीके से होता है, आइनी तरीके से। बिल्कुल कोई गैर आइनी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक कोशिश गैर आइनी तरीके से भी की गई थी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि देखें, अगर एक सियासी जमात है तो वो सियासत करे, लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह की जो ये हमने वायलेंस देखी है, वायलेंट प्रोटेस्ट देखी है, जिस तरह के हमने इनके पूरे साल की जो मैं सरगर्मियों की बात कर रही हूँ कि जिसके अंदर जो है लोगों को मारा पीटा जाता है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाली जाती है। अभी भी पुलिस के एक जो एहलकार शहीद भी हुए हैं और कितने ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये सब कुछ है, ये तो साथ नहीं चल सकता इस तरीके से। लेकिन ये भी तो रियासत को फैसला करना होगा, बिल्कुल करना होगा, क्योंकि इनका जमा हो जाना, इकट्ठे हो जाना एक जगह और फिर एक्सपेक्टेशन रखना कि बड़ा पीसफुली पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे और ये हो नहीं सकता। मेरे ख्याल में ये इवन पुलिस वालों के साथ भी बड़ी ज्यादती है कि आप हर दफा जो है उनको इन प्रोटेस्टर्स के आगे लाके खड़ा कर देते हैं। हाँ। और उसके बाद जो है रियासत पीछे से डील कर लेती है और वो जो है वो वही के यानी कि उनको मारा करें कि कीलों से भरे हुए डंडे कोई किसी के सर पे बरसा रहा हो, जो ये करते हैं, मतलब ये क्या बताया जाए कि जी अब हमने ईंटों का चूरा, ईंटों के ट्रक जो हैं। अच्छा मेबल, एक और बात भी है, जब कोई इस तरह की कार्रवाई करती है ना, या हुकूमत फैसला करती है कि अब इससे सख्ती से निपटेंगे, तो फिर बहुत सी फेक न्यूज़ होती है, प्रोपेगेंडा होता है। मतलब इसी मुरीद के ऑपरेशन को लेकर क्या क्या खबरें नहीं फैलाई गई, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इस ऑपरेशन की मजम्मत भी करते रहे, इनके साथ हमदर्दियाँ भी दिखाते रहे। हालांकि इमरान खान साहब का अपना बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा था जब ये उनके दौर में एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले थे, वो फ्रेंच एम्बेसी वाले मामले पे। सो हम देखते हैं कि फिर इस चीज़ को हवा दी जाती है और एक इंतशार फैलता है माशरे में। और जो फेक न्यूज़ पै दर पे फैलाई गई कि जी इतने हलाक कर दिए गए, इतने मार दिए गए, लीडरशिप को मार दिया गया, मतलब ये बातें क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उस पर भी आपको लगता है कि हुकूमत को अब देखना पड़ेगा, सख्ती से क्रैकडाउन करना पड़ेगा? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि हुकूमत और यानी कि हमारी रियासत की तरफ से भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो फेक न्यूज़ ज़्यादा फैली वो इस वजह से कि जी शायद जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स शायद जो है वो की गई है। लेकिन फिर जो उनके क्लेम्स भी आए वो फिर ऐसा ही लगा कि वो वेरीफाइड भी नहीं है और उनकी क्रेडिबिलिटी भी उस तरह से नहीं है जो दूसरी साइड से है। मैंने कहा हुकूमत ने तो अपना मौका बिल्कुल दिया है, लेकिन ये चीज़ें वाज़ेह भी होनी चाहिए। और अभी ज़ाहिर बात है थोड़ा सा वक्त भी लगेगा कि कोई अगर फैक्ट फाइंडिंग होगी या कोई अगर जुडिशल इंक्वायरी या कोई इस तरह की जो चीज़ होती है जिससे सामने फैक्ट्स आएँ, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो क्लेम्स किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई नंबर्स की दूसरी तरफ से, उसके अंदर उनकी कोई अभी तक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई नहीं। अगर जरा सी भी तहकीक करें तो वो क्लेम्स ऐसे छुपाए तो नहीं जा सकते, जो नंबर्स वो बता रहे थे वो क्लेम्स मैं कह रही हूं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन हर चीज की फुटेज उनके सामने मौजूद है। एक हुकूमत की ये भी प्लानिंग होती है, यही है उनका तरीका है अब कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है ना तो ज्यादा खबरें नहीं आती हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा देर से आता है। आपको लगता है इनके फेवर में जाता है या हुकूमत को भी बर वक्त मौक़िफ़ देना चाहिए, साथ साथ देना चाहिए? जी अब्दुल्ला, ये बहुत आपने अहम बात की है। मेरे तो ख्याल में जो बर वक्त मौक़िफ़ है और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जंग का मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। उसके अंदर आपने देखा कि हमारी तरफ से बर वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही थी, खा वो सिविलियन लीडर्स हों खा वो मिलिट्री के लीडर्स हों, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे रहे थे। मीडिया से भी जो बात करते, मीडिया पर आकर बल्कि बात कर रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया पर भी, लोकल मीडिया के ऊपर भी। इंडिया में क्या हो रहा था, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ के लाहौर का पोर्ट भी उड़ गया और फिर कराची पे भी कब्जा हो गया और क्या क्या उन्होंने बातें नहीं की। तो ये भी एक डिफरेंस था। उस वक्त आप देखें कि हमारे क्योंकि मीडिया को इन्फॉर्मेशन भी बर वक्त दी जा रही थी और बात उस पर खुलकर हो रही थी, ट्रांसपेरेंटली हो रही थी, इंडिपेंडेंट जराए से भी कंफर्मेशन हो रही थी, सारा कुछ। तो इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। मेरे हसास मामले जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी बर वक्त इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि मीडिया को मौक़िफ़ ना दिया जाए, उसी की वजह से फिर मिस इन्फॉर्मेशन और मतलब वो तो जो जिस टाइम का हम एग्जांपल दे रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान वाला जो मई का वक्त था, उसमें तो बर वक्त इन्फॉर्मेशन भी थी, ट्रांसपेरेंसी थी। और आपको याद है ट्विटर भी खुल गया था, मतलब जो 1.5 साल से चीज बंद थी दुनिया के लिए। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये जी, महकमा औकाफ हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया है कि इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदातें असासे इनफैक्ट वफाकी हुकूमत ही फैसला कर सकती है कि महकमा औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। और इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, हम TLP की बात कर रहे हैं, बैनर्स, इश्तहारात
इश्तहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। एलामिया जारी किया गया है। नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद किए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। Mehmal, you think these are enough measures to begin with? देखिए, मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है ना, एक्चुअली रियासत को जिस तरह मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए, दूसरा ये कि अगर नेशनल एक्शन प्लान को ही वो फुली इम्प्लीमेंट कर लें। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल हेट स्पीच और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की दी है, हुमा आपको मैं बताऊं कि इसके थ्रू ही ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बंद हो सकती है। यानी कि जो ये TLP की इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये बंद हो सकती है। इनको शय किस चीज़ से मिलती है, इनको कोई रोकता नहीं है। खासतौर पर जब ये मजहबी अक़लियतों को टारगेट करते हैं तो उसके साथ तो हमने कई दफा देखा कि रियासत के लोग भी आके साथ खड़े हो जाते हैं, रियासत के इदारे भी आके कई दफा साथ खड़े हो जाते हैं उन चीज़ों में, या इनको रोकते नहीं है या दे टर्न अ ब्लाइंड आए। जब इस तरह की चीज़ें होती है तो उनको शय मिलती है, फिर उनको लगता है हमें तो हर दफ़ा डील भी मिल जाती है। जब हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, लोग भी अगर हम जख्मी भी करते हैं, शहीद भी करते हैं, कुछ भी हो जाए तो हम फिर भी हमें डील हो जाती है और हमारे लोग भी छूट जाते हैं। तो ये चीज़ें रियासत को एक कॉन्क्रीट पॉलिसी लेनी है कि हमने ये नहीं करना। आपके पुलिस वालों की जानें भी बहुत वैल्यूबल है, आपको एक मैसेज भी देना है कि दूसरी तरफ हम एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भी जो है हम क्रैकडाउन करें। अगर आप टेररिज्म के ऊपर करें तो आपको एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भी क्रैकडाउन करना जो है बहुत लाजमी है, क्योंकि आप ये जो है दोनों फिर मिलकर ही आगे जाकर मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो मामलात इस तरह के करते हैं। They have to take a decision. They have to take a concrete decision and we are hoping that is in the direction they are moving. Thank you so much, Mehmal, for being with us this morning. अच्छा जी, ये ज़रा हमने बात कर ली एंड अच्छा जी, आज है थर्सडे और कल आई है केस नंबर 9 की अगली किस्त। आपने देखी, इत्तेफाक हुआ आपको देखने का? देखी। मैं पता क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों किस्तें जब आ जाती हैं तो फिर इकट्ठी करके देखता हूँ। मैं भी अक्सर वैसे ये करती होती हूँ, लेकिन कल मेरे पास टाइम था, मैंने देख ली। कोई चीज जो आप शेयर करना चाहें? Yes, I had no idea कि रेप केसेस जब ट्रायल हो रहा होता है तो हाउ मच प्रोटेक्शन इज गिवन टू द पर्सन हु हैज़ बिन रेप्ड। जैसे कि इस ड्रामे में दिखाया गया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं वो जो स्क्रीन लगी हुई है उसकी साइड पे, सबा कमर का जो सहर का कैरेक्टर है, वो जो स्क्रीन देख रहे हैं, आई हैड नो आइडिया कि इस किस्म की, मतलब दिस इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दिस इज़ आउट ऑफ प्राइवेसी, ताकि वो अपना बयान दे सकें। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ आ रही हैं। उसके बाद फिर एक और चीज़ मुझे कल जो इस एपिसोड से पता चला, अननेसेसरी लोग अदालत में नहीं हो सकते एंड योर लॉयर कैन कॉल आउट और उनको निकालना पड़ेगा। मतलब ये एक मजमा बनाना, जो हम एक समझते हैं, दिमाग में हमारे एक आइडिया होता है कि यही हो रहा होगा अदालत में, इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट एंड यू कैन एक्चुअली डिमांड। अच्छा, ये रशेस जो है लेटेस्ट एपिसोड के अभी से इंट्रीग्ड हो गया हूँ मैं, और आपको पता है ये हमारे सुपरस्टार शाहजेब खानज़ादा का लिखा गया ड्रामा है। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन है, वजाहत हुसैन की शानदार डायरेक्शन है। इसमें सुपरस्टार्स की एक फहरिस्त है जिनको आप सब देख ही रहे हैं। अब इनका क्या बताएं आपको? सो प्लीज वॉच। मूविंग ऑन, आर वी मूविंग ऑन? अभी बिल्कुल वी आर। एंड खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला ने कल ओहदे का हलफ उठा लिया है। सूबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने का अज़्म भी जाहिर कर चुके हैं। सुहेल आफरीदी को जहाँ रोज़गार, दीगर सियासी चैलेंजेस का सामना है, वहीं उन्हें ख्वाजा सराओं की कम्यूनिटी के लिए भी कुछ सोचना होगा जो अपने तहफ़्फ़ुज़ की दुहाइयाँ दे रही है। और हमने पहले हमारे साथ पुलिस अफसर थे पेशावर से एक पिछले दिनों में, और हमने उनसे स्पेसिफिकली ये सवाल किया था कि बहुत ही वल्नरेबल कम्यूनिटी है, पर्टिकुलरली ख्वाजा सराओं की इन खैबर पख्तूनख्वा आए रोज़ वाक़यात होते हैं। हाँ, आए रोज़ वाक़यात होते हैं, रेप एंड कत्ल के वाक़यात या ज़ख्मी होने के। ख्वाजा सराओं को इलाका बदर करने के अहकामात दिए जा रहे हैं। अब ये पता लग रहा है जिस पर यह कम्यूनिटी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाओं ने शिकायत के ढेर लगा दिए। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में उनसे गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। आए रोज़ भत्ते की कॉल्स आती हैं। भत्ता ना देने पर अब तक 195 ख्वाजा सराओं की टारगेट की। दिस इज अलार्मिंग। ऑलमोस्ट 200 किल्ड एट ए विम। अच्छा, उनका साथ साथ ये भी कहना है कि हम पर ज़मीन जो है वो तंग की जा रही है, और क्लियरली मतलब अगर रोज़ ही कुछ ऐसी खबर आ रही हो, सुने ज़रा क्या कह रहे थे। ख्वाजा सराओं के लिए ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। कल उसने जो है पगड़ी दूसरे के सर पे रख दी। ठीक है, उसने क्या किया? उल्टा हमारा सर से छत भी छीन रहे हो, हमारा रोज़ी भी छीन रहे हो। हम इंसान हैं, हमें इंसान समझे। और जब तक हमें पुलिस या गवर्नमेंट या जो अदालत है वो सीरियस नहीं लेते, तब तक हम लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए।
फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, सदर ट्रांसजेंडर इलेक्शन अलायंस। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा। आपने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सहरा कम्युनिटी को किस तरह टारगेट किया जा रहा है। बड़े ही सीरियस वाक़यात हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का आपके मुताबिक आप शिकार हैं। प्लीज़ आप हमसे इसकी तफसील शेयर कर सकती हैं, कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए हमारे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने अवाम ने हमारे जो फंक्शंस हैं उसको अयाशी का नाम दे के मतलब ख्वाजा सहरा अयाशी जो है वो फैला रहे हैं। पहले इन्होंने जो है जो मुख्तलिफ DPOs हैं ज़िलों में, और ये चीज़ जो है ये मिंगवरा से ले के डेर इस्माइल खान तक जो है इन्होंने तकरीबन 8 महीने हो गए और इन्होंने फंक्शन बंद करवाए ख्वाजा सहराओं के। इन्होंने जो है ख्वाजा सहराओं को ज़िला बदर करना का वो दिए, वो ज़िला बदर ख्वाजा सहराओं को। देखिए यहाँ हमारे जो है फिल्में चल रही हैं, वो हमारे आर्टिस्ट है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन उनको जो है इवार्ड से नवाजा जा रहा है। यही हमारे सरकार बैठ के उनको इवार्डी दिया जा रहा है। हम अपने लिए रोज़ी कमा रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने ना हमें जॉब दिया। 2009 से मैं लड़ रही हूँ कि इनको जॉब, इनको सरकारी नौकरियाँ, इनका सर का छत, इनके लिए फंड ज़कात, इनके लिए जो है एजुकेशन, इनके लिए अस्पताल में जगह होना चाहिए, लेकिन इतने पॉलिसियाँ बनती और वो जो है काम उन पे नहीं होता। दिस इज इनसेन। मतलब सबसे पहले तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, ये इंसान है और इंसानों को इस तरह ट्रीट करना। ये बताइएगा फरजाना साहिबा कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ इलाकों से आपकी कम्युनिटी को मुकम्मल बेदखल किया जा रहा है। अब ये कौन से इलाके हैं और ऐसा कर कौन रहा है एग्जैक्टली, अगर आप बता सकें। देखिए, इससे पहले भी मैंने बता दिया कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये आग लगी है। अगर आप DA खान देखें तो 8 महीने से वो लोग फंक्शन नहीं कर रहे हैं। उनको जो है घरों से निकाला जा रहा है। उनके मालिकानों को बुला के DPO के ऑफिस, अगर आप DA खान का कहें, अगर आप बुनेर का कहें, अगर आप मिंगवरा के कहें, अगर आप मर्दान, सवाबी, नौशहरा, जलूसों के शक्ल पे निकल आते हैं और DPO उनसे बैठ के बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये ऊपर से आर्डर है। तो जब मैंने सोचा कि ऊपर से आर्डर है तो ये लाजमी IG खैबर पख्तूनख्वा ने आर्डर दिया होगा, या जो हमारे पेशावर में जैसे ज़िला बदर कर रहे हैं पेशावर से भी, तो मैंने कहा CCPO, तो हमने रिपिटिशन दायर कर दी है अदालत में IG खैबर पख्तूनख्वा पे और CCPO साहब पे, और वो जवाब दे हाई कोर्ट को कि अगर हमें ज़िला बदर कर रहे हैं तो कौन से ज़िले में हम जाएंगे। अगर हमें जो है ज़िला से निकाला जा रहा है हमारे ख्वाजा सहराओं को, तो उनके लिए नौकरियों को उन्होंने क्या बंदोबस्त किया, उनके लिए खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया, उनके लिए रिहाइश का क्या बंदोबस्त किया। हमारी नजरों से ओझल हो जाए। बेसिकली मसला ये है कि ये तो आपके अपने लोग हैं, ये आपके यहाँ के रहने वाले हैं ना, ये पाकिस्तानी हैं, इनको तो ज़िला बदर कर दो, लेकिन जो आपके अपने नहीं हैं, जो अफगानी हैं, उनको बदर करने की बात आती है, मुल्क बदर या इलाका बदर, तो फिर वैसे बातें होती हैं कि जी ये तो हो नहीं सकता, ये तो इंसानियत सोज है। तो ये इंसानियत सोज नहीं है। फरजाना रियाज, बहुत शुक्रिया। सदर ट्रांस इलेक्शन अलायंस हमारे साथ ही। सिचुएशन इज नॉट दैट गुड ओवर देयर, और कुछ ना कुछ और या तो कोई अल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटीज हो ना। नहीं, वो भी तो नहीं कर रहे ना, बताया तो है कि कुछ भी नहीं है, कुछ है मतलब बेसिकली बस हमारी आंखों से दूर हो जाओ और हमें नजर ना हो, तुम लोगों की एग्जिस्टेंस का हमें ना पता चले। 100% यही हो रहा है। इन एनी केस ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वही पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट जीत लिया है और कौमी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आगाज का होना फतह के साथ सर्टनली पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। पिछली दफा हम आखिरी नंबर पे आए थे और फिर आलमी टेस्ट चैंपियन को हराना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सो दिस इज नॉट जस्ट एनी टीम, दिस इज द वर्ल्ड चैंपियन इन टेस्ट। दूसरा टेस्ट मैच जी होगा 20 अक्टूबर को। लेकिन हम वापस आके अपनी जीत के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब और राशिद भाई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कल आपसे बात कर रहे थे और अब देख रहे थे कि दूसरी इनिंग में कैसे हमारी बैटिंग कोलैप्स की, और हम जाहिर है जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे उस तरह का टारगेट नहीं सेट कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे बॉलर्स ने कमाल किया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट यस्टरडेज विक्ट्री? बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री है, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप है, अपना मुकाम है, हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है।
और हम यही चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान खेले उतना ही अच्छा है। यही 3 टेस्ट मैचेस होते तो ज़्यादा बेहतर होता और हमारे चांसेस होम पे जीतने के अब बन गए हैं, क्योंकि हम टर्निंग ट्रैक पे खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। जहाँ तक क्लैप्स होने का ताल्लुक है, T20 हो, वनडे है या कोई भी क्रिकेट है, हमें क्लैप्स तो करना ही करना होता है कि एक न एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें तंग कर रही है क्रिकेट में। किसी भी क्रिकेट में आपने देखा होगा कि 4-5 ओवर में 4 आउट हो जाते हैं। लेकिन कल की जो खास बात थी, नोमान तो कर ही रहे हैं अच्छा, लास्ट ईयर से अब तक अच्छा कर रहे हैं। कल की जो खास बात थी, शाहीन शाह अफरीदी की रिवर्स स्विंग थी, बड़े बिल्कुल नजर आई बॉल के। एक बॉलर ऐसा है जो कि फ्लैट पिच पे, यही तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी। पाकिस्तान जब जीता करता था तो उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? रिवर्स स्विंग थी हमारी, लेग स्पिनर थे जो दुगली कर सकते थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे जो दूसरा कर सकते थे। ये हमारी स्ट्रेंथ थी जो कि वाइट बॉल हल्के हल्के ले गया, अपने साथ ही ले गया और बॉलिंग ऐसी करने लगे कि उसमें हमें मज़ा नहीं आया। हम ग्रीन किट पे बांग्लादेश से 2-0 हारे, फिर इंग्लैंड आई 1 हो चुका था, फिर हमने टर्निंग ट्रैक बनाया और जीतते चले गए वहाँ पे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से आए, अगर हम देखते हैं एशिया कप में अगेंस्ट श्रीलंका एंड बांग्लादेश, पहले 2-2 ओवर में उन्होंने आउट किए और पाकिस्तान को फाइनल तक ले गए। तो जो कल जो बॉलिंग की है वो बड़े अरसे के बाद हमें 90s की याद आई, जिस तरह स्विंग के साथ बोल्ड किए उन्होंने, लेग भी 4 किए, पेस अपनी बढ़ाई, रिवर्स स्विंग जैसे की जाती है वैसे की है। और मैच का पासा पलट दिया। कप्तान ने उनकी तारीफ भी की नाम लेके कि उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे बॉल मांगी। बेसिकली उन्होंने वो रिस्पांसिबिलिटी ली, उन्होंने ओन किया, ही आस्क्ड फॉर इट। बॉल इसलिए मांगी थी कि पिछले दिन शाम को बॉलिंग ही नहीं दी थी उनको, तो इसलिए उनको कहना पड़ा बेसिकली। और फिर देखिए ना। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि आपको पता है मतलब हम जीत गए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हाउएवर हमें बड़ा शौक है कि हम जरा अपने आप को भी असेस करें कि हम जीते हैं तो कैसे जीते हैं और किससे जीते हैं। तो टीम तो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास टीम से हम जीत गए हैं, लेकिन क्या ये वही टीम है जो टेस्ट चैंपियन बनी थी, या देयर वर चेंजेस इन द प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे हैं, या फिर देयर वर सम चेंजेस ओवर देयर एज वेल साउथ अफ्रीका में? जी हुमा, जो उनके कप्तान थे बबूमा, वो अनफिट हो गए थे, वो नहीं आए, तो मार्करम कप्तानी कर रहे हैं। महाराज जो उनके जो प्रीमियर स्पिनर है, 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हुए, वो पहला टेस्ट नहीं खेले थे, लेकिन कल जब साउथ अफ्रीका हार रहा था तो वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। लाहौर में उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया, दूसरा टेस्ट मैच वो खेलेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एक बड़ी विक्ट्री हासिल की है। जब हम एशिया कप हारे फाइनल में, भारत के हाथों हमें शिकस्त हुई, तो लोग कह रहे थे जी लोग अब उकता गए हैं, क्रिकेट नहीं देखना चाहते। देखें, जब आप अच्छी फैसिलिटीज देंगे क्राउड को, तो लाहौर में हालांकि हाउसफुल नहीं था, लेकिन फिर भी टेस्ट मैच देखने के लिए फैमिलीज बड़ी तादाद में आए। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा पीसीबी को मेरा मशवरा है कि आप टेस्ट मैच करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी टीम आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत रही है, लेकिन आपने वीकेंड को नहीं रखा। अब ये जो पिछला टेस्ट मैच था ये संडे से शुरू हुआ था, अब जो अगला टेस्ट मैच आना है वो मंडे से शुरू हो रहा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो फ्राइडे से पहले वो टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों को भी गौर करना चाहिए कि अगर जो फैमिलीज आना चाहती हैं उनके लिए भी थोड़ी सी फैसिलिटीज ज्यादा करें। बहुत सारे स्टेडियम पीसीबी ने बहुत सारा स्टेडियम फ्री किया हुआ है। मेरे ख्याल में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनको भी इनवाइट किया जाए कि वो बच्चों को लेकर आए, तो एक माहौल अच्छा बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी विक्ट्री है, पाकिस्तान क्रिकेट इससे काफी आगे जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा टेस्ट मैच होना पिंडी में, तो उससे पहले एक बात राशिद भाई आप बता दें, हम जब ये टेस्ट के लिए बैठते हैं और फिर इंतजार में बैठ जाते हैं कि साजिद और नुमान से मतलब एक्सपेक्टेशन होती है एंड दे ऑलवेज डिलीवर ऑल्सो। मतलब एक रिकॉर्ड भी कल के तो उसमें टूटा है, साजिद ने किया है। Why are they not a part of our Numan? Why are they not a part of our ODI playing 11? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि टैग लगा दिया जाता है कि ये हमारा पेस बॉलर है, ये हमारा टेस्ट का बॉलर है। जैसे खुर्रम शहजाद पे टेस्ट का लगाया हुआ, लेकिन उसको टेस्ट भी नहीं खिलाना चाहिए था ना उसको टेस्ट। मीर हमजा, राशिद भाई, मीर हमजा,
इसी तरह जो बात की ना नोमान अली के जो करियर अगर हमने जो देखा, जब ये बहुत पहले का प्लेयर है, जब मैं मतलब कि फील्ड में होता था, कोचिंग वगैरह करता था, नोमान अली वनडे और T20 का बहुत ही अच्छा बॉलर था। 2017 या 18 का PSL मुल्तान से खेलेंगे, गलत हैंडल किया गया तो जिस तरह से बॉलिंग पावर प्ले में 2 ओवर अगर मार लग गई गलत फील्डिंग पे तो उनको वही डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद वो T20 खेले नहीं। ये वनडे और T20 में जब हमारे लेग स्पिनर मार खा रहे थे, 2023 हो जाए या अगले पिछले वर्ल्ड कप हो जाए, तो वहां पे हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर एक सीनियर चाहिए होता है। और हम ज्यादा खेलते कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, दुबई, शारजा हो गया, बांग्लादेश हो गया। और नोमान ने जितनी क्रिकेट खेली है अभी तक इसी हिस्से में खेली है। बांग्लादेश गए, श्रीलंका गए, पाकिस्तान में खेली है, उनके काफी टेस्ट मैच हैं, काफी विकेट्स हैं। तो नोमान चले अगर T20 में नहीं तो नोमान हमारे, हम सुबह एक्चुअली प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे और नोमान की रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हम एटलीस्ट उन्हें वनडे में तो ला सकते हैं या नहीं? वनडे में बिल्कुल खिला सकते हैं और जरूरत है, अभी ट्राई कर लें आप, क्योंकि बहुत बड़ा कैरियर नजर नहीं आ रहा। देखिए हम वेस्ट हमने 100 टैलेंट तो वेस्ट कर चुके हैं पाकिस्तान ऑलरेडी। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं, ये तो मैच विनर थे हमारे, इनके 15 साल हम खुद ही खा गए। तो अब जो जितना भी बाकी है, अभी वनडे आ रहे हैं, अभी सामने ही है हमारे मैच जाने वाले। और राशिद भाई इस बात की भी तो तकलीफ होती है ना, हम स्पिनर्स की बात करते रहते हैं, जी स्पिनर्स नहीं है तो स्पिनर्स को खिलाएं, स्पिनर्स है ही नहीं, बन ही नहीं रहे, आई नहीं, मतलब वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर्स इन दीज टू, और फिर भी यूटिलाइज ना करना। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये पुराने होंगे लेकिन डिलीवर तो कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, अब ये नुमान मतलब हैड पोटेंशियल, ही इज डिलीवरिंग। वो हैड की दूसरी बात है, बट दे आर स्टिल डिलीवरिंग। देखिए जो पुराने होते हैं ना उनको बॉल करना आती है। अब जितने भी आ रहे हैं जो स्पिनर नहीं है, बात दुरुस्त है, ये बॉल को पुश करते हैं ज्यादातर। T20 और वनडे की तरह मार खाने से करते हैं, फ्लाइट नहीं करते। जब तक आप वेरिएशन नहीं लेके आएंगे, विकेट्स नहीं मिलेंगी, आप नहीं आउट कर सकते। तो जितने भी ये पुश कर रहे हैं, क्योंकि T20 के बॉलर हैं, ये जो है पुराने बॉलर हैं, थोड़ा सा उनको पता है। मोती साहब, पिंडी में हम कोई तब्दीली कर रहे हैं, और अभी एक तब्दीली का तो हम जिक्र ही कर रहे थे, लेकिन जाहिर है शायद वो नहीं होगी, मतलब आगे आने वाली सी वनडे के लिए। लेकिन हम पिंडी में टेस्ट मैच में कोई तब्दीली कर रहे हैं या सेम टीम के साथ जा रहे हैं? अब्दुल्ला, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि तब्दीली मुश्किल नजर आ रही है। अगर एक तब्दीली होती है तो हसन अली की जगह अबरार खेल सकते हैं, आसिफ आफरीदी मौजूद है, अदरवाइज बाकी 10 खिलाड़ी, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को नॉर्मली पाकिस्तान का एक तरीकेकार रहा है कि छेड़ा नहीं जाता। तो हसन अली को अगर तब्दील कर दिया जाए, उसकी जगह मजीद एक स्पिनर डाल दिया जाए, अदरवाइज मेरे ख्याल में 10 खिलाड़ी तो वही होंगे जिन्होंने अभी लाहौर टेस्ट मैच खेला था। लेकिन फिर हमें नेचुरली पिच को भी देखना है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस तो होगा। राशिद भाई आप बताएं, मतलब पिंडी की पिच इज डिफरेंट, मौसम भी एक इफेक्ट करता है, ये सारी चीजों को भी तो रखना चाहिए ना इन कॉन्टेक्स्ट। साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ पे विकेट तो नहीं देंगे, हम पिच नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है, स्ट्रेंथ है, वो तो पेसर है। यंसन नहीं खेले अभी, रबादा मुश्किल बॉलर है, बहुत टफ बॉलर है, बॉक्स नहीं खेले, ऑलराउंडर है उनके, मल्डर ने बॉलिंग नहीं की ज्यादा, तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। तो वो उस पर तो हम नहीं जाएंगे, हम स्पिन ट्रैक पे ही जाएंगे। हो सकता है कि हम फ्लैट ट्रैक पे चले जाएं ड्रॉ करने के लिए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरी नज़र में 2-3 ओपनर्स जो खेल रहे हैं उनमें से दो खेलने चाहिए, और कामरान गुलाम को बीच में लेके आना चाहिए। हम बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं सेकेंड इनिंग में, तो एक और बैटर होना चाहिए जो कि पुरानी बॉल और स्पिनर्स को अच्छा खेलता हो। वो कामरान गुलाम तो आया था, बाबर आजम की जगह आया था, सेंचुरी की थी, तो कैसा हो गया कि उनको हमने ड्रॉप ही कर दिया, खिला ही नहीं रहे। वनडे से पहले ड्रॉप किया, उसके बाद टेस्ट से ड्रॉप कर दिया, तो उनको लेना चाहिए। बाकी पिच को देखते हुए एक स्पिनर और आता है, अबरार आ जाए, आसिफ आफरीदी आ जाए, वो हसन अली की जगह आ सकते हैं। गॉट इट, बहुत शुक्रिया राशिद भाई एंड भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, एनर्जी के लिए ना बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहना। अच्छा जी, मलेरिया और डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, इत्तलात आ रही हैं हैदराबाद और गिरदोनवाब से, ये रिपोर्ट्स कुछ ज़्यादा मिल रही हैं। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 3 हफ्तों में 20,000 से ज़ायद मलेरिया के केसेस और दर्जनों डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अली नईम हमें बता रहे हैं।
जी बिल्कुल, हैदराबाद में डेंगू का मर्ज तेज़ी से फैलता जा रहा है। इस वक्त भी मैं हैदराबाद के शाह बिटाई हॉस्पिटल के डेंगू वार्ड में मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन कल शकील आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो डेंगू वार्ड है इसके तकरीबन तमाम ही बेड्स के ऊपर इस वक्त मरीज ज़ेरे इलाज हैं। ये सिर्फ एक वार्ड है। इसी तरह से शाह बिटाई के दूसरा जो फीमेल वार्ड है उसके अंदर भी इस वक्त कोई बेड खाली नहीं है। जबकि अगर दीगर अस्पतालों की बात करें तो दीगर अस्पतालों में भी जो सरकारी अस्पताल हों या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों जहाँ पर डेंगू के वार्ड्स कायम किए गए हैं, वहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में मरीज पहुँच रहे हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि हर दूसरे घर को छोड़ के हर तीसरे घर के अंदर इस वक्त डेंगू या मलेरिया का मरीज इस वक्त मौजूद है। जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक सिर्फ अक्टूबर के महीने के अंदर 196 मरीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। और इसके अलावा अगर 24 घंटों की बात करें तो महकमा सेहत के मुताबिक 46 मरीज जो हैं वो डेंगू पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए 1.5 माह के दौरान डेंगू की सबब होने वाली अमवात की, तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का ये कहना है कि डेंगू के सबब 4 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। जब सारी एहतियाती तदाबीर आपको बता दी हैं फॉर ईयर्स, यू नो दैट, तो ये वो मौसम आ गया है और अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, आज दुनिया भर में खुराक का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 37% आबादी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों की भी अच्छी खुराक नहीं है, बाय द वे, नॉट एडिक्वेट। और आज जी ये भी बताना है आपको, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान की आज 74वीं बरसी है। सो ये सारी चीज़ें हमने सोचा आज के दिन का ट्रिविया आपसे ज़रूर शेयर कर लें, आपको पता हो। और दैट इज़ इट, वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।